चलिए साथी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सभी के यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जो चार कौशल है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो उन चारों कौशलों में जो एक लास्ट का कौशल है लिखना, यानी लेखन कौशल। तो आज हम लेखन कौशल के विषय में सारी जानकारियाँ एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या समझ में आया, मतलब कितना समझ में आया। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं लेखन कौशल के बारे में। तो साथियों, अगर हम यहाँ पे देखें लेखन कौशल, तो लेखन कौशल लिख धातु के से बना अर्थ होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे लाइनिंग नहीं कर रहा हूँ जिसके कारण डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए मैं आप ऐसे ही समझिए। फिर जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हमें लाइनिंग से आपको बताऊंगा। तो लेखन शब्द लिख धातु के से बना होता है, जिसका अर्थ होता है किसी सतह पर नुकीली चीज़ से आकृति बनाना या कुछ लिखना। तो साथियों, अगर ये जो लेखन शब्द है वह लेखन शब्द लिख धातु से बना है। किस धातु से बना है? लिख धातु से। और इस लिख का मतलब होता है कोई सतह है, कोई सतह पर हम कोई किसी नुकीली चीज़ से उस सतह क्या करते हैं, कुरेदते हैं या फिर उसमें कुछ लेखन करते हैं, लिखते हैं। तो वह हमारी क्या है, यानी लेखन कौशल है। अब ये तो लेखन हो गया। अगर हम बात करें कौशल का अर्थ, तो कौशल का अर्थ होता है किसी काम को ठीक से करने की योग्यता। मान लीजिए हम कोई भी कार्य, आप लेखन कौशल में ही नहीं, किसी भी कौशल, चाहे आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा लिखते हो, अच्छा सुनते हैं, तो आप किसी न किसी योग्यता में तो निपुण है। आप किसी न किसी कौशल में तो योग्यता है आपको, चाहे वह लेखन में हो, बोलने में हो, लिखने में हो, पढ़ने में, तो वो हमारी क्या कहलाती है? कौशल कहलाती है। इस प्रकार लेखन कौशल का शाब्दिक अर्थ किसी सतह पर कुछ लिखने की योग्यता से हो जाता। अगर हम बात करें लेखन कौशल का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी लेखन का जो अर्थ है वह किसी भी सतह पर, चाहे आप दीवार में लिख दें, चाहे आप फर्श पे लिख दें, चाहे आप स्लेट में लिख दें, श्यामपट्ट में लिख दें, तो वो आपकी कौशल है। आप किसी भी सतह पर उसको लिख सकते हैं, है ना। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? लेखन कौशल। अतः हम जिस कौशल के माध्यम से अपने विचारों, माध्यमों को किसी भाषा के स्वीकृत लिपि प्रतीकों में लिखकर व्यक्त करते हैं, वह लेखन कौशल कहलाती है। अब यहाँ पे समझिए, अतः हम किसी अपनी लेखन कौशल, चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, हम किसी भी भाषा में अपने विचारों को किसी भी स्वीकृत लिपि, यानी ऐसी लिपि जो सरकार के द्वारा स्वीकृत है, समाज के द्वारा स्वीकृत है, उन प्रतीकों के माध्यम से जो हम अपनी भावनाओं को, जो अपने अंदर की बातों को अगर हम लिख कर व्यक्त करते हैं, तो वह हमारी क्या कहलाएगी? लेखन कौशल कहलाएगी। फिर है, सामान्यतः मनुष्य प्रायः लेखन का अर्थ केवल किसी सामग्री को लिखने मात्र से लेते हैं। तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो लेखन का मतलब क्या लेते हैं कि अगर किसी भी सामग्री पर कोई लेख है तो वह लेखन कौशल मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, जबकि यह सिर्फ संकुचित अर्थ है। यह एक कौन सा अर्थ है? संकुचित, यानी एक छोटी सी सोच है। और व्यापक रूप से, यानी बड़े पैमाने पर, लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लिखते समय काफ़ी बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो कुछ व्यक्तियों का यह सोचना है कि लेखन एक संकुचित प्रवृत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखन जो होता है वह एक व्यापक प्रवृत्ति है और लिखते समय हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि लेखन में अगर एक छोटा सा भी मिस्टेक हो जाता है, एक छोटी सी भी अगर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए हम कमाई लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम कमाई लिख दिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम मान लीजिए हम इसको अगर डिस्टर्ब कर देंगे, ये
मान लीजिए यहाँ पे जो है तो ये है, तो ये अगर यहाँ पे इसको हटा दी तो क्या ये कमाई रहेगा, ये काम ई लिख जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस पे हम विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है। जैसे विचारों की स्पष्टता, अगर हम बात करें अपने विचारों को अगर हम स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे, है ना, तो हमारी लेखन कौशल मौलिकता, विचारों में रचनात्मक कल्पना शक्ति, है ना, तो लेखन कौशल में जो है तो हम सभी नियमों और उनके जो है तो पूरे नियमों का पालन करते हैं, जिसके से हमारी लेखन कौशल अच्छी हो सके। तो साथियों अगर हम यहाँ देखेंगे लेखन के प्रकार, तो जिस तरह लेखन का अर्थ तो हम सभी समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं लेखन के प्रकार। तो लेखन के प्रकार साथियों यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं। पहला अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख और सुलेख। तो इसका अर्थ हम देख लेंगे। तो सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना, है ना। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। प्रतिलेख यानी जैसा लिखा है वैसा ही उतार देना। और अनुलेख का मतलब होता है जब शिक्षक के द्वारा लिख दिया जाता है फिर उसको फिर छात्र को यह कहा जाता है कि छात्र अब इसके आगे आप लिखिए। तो यह क्या है, अनुलेख। ठीक है साथियों। इसके बाद हम आगे देखते हैं। पहला क्या है, अनुलेख। तो यहाँ पे हम अनुलेख की बात करें तो इसको हम लिमिटेड कहते हैं ना। अनुलेख का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वह लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अनुलेख का अर्थ किसी लिखावट के पीछे या बाद का लेख है। मान लीजिए एक शिक्षक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अनुलेख का जो मतलब होता है किसी लिखावट के पहले या किसी के बाद में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है तो अनुलेख अगर हम बताएं कि राम खाता है, राम खाता है, तो यहाँ पे इसमें क्या बीच में क्या लिख जाएगा, चाहे वो आम खाता हो, सेब खाता हो। तो मान लीजिए सेब खाता हो तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो राम सेब खाता है। तो इसका मतलब क्या समझे साथियों कि अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद का लेख। यानी एक लिखावट है, राम है, राम के बाद का ये, यानी ये बाद का हो जाएगा, और खाता है, खाता के ये पहले हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है तो अनुलेख का मतलब होता है किसी भी लिखावट के पहले या बाद का लेख अनुलेख कहलाता है। फिर हम बात करें साथियों, यह विधि भी रूपरेखा अनुकरण विधि जैसी है। तो यह कैसी विधि है, यह रूपरेखा यानी रूप और रेखा का जो अनुकरण होता है यानी सीखते हैं उसको, इस विधि वो ये वैसे ही विधि है। लेकिन इसमें छात्रों को स्वतंत्र रूप से लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या, इस विधि में क्या रहता है कि छात्रों को जो है तो स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, यानी उनको कोई दबाव नहीं रहता कि आप इसको इतना लिखिए। फिर साथियों इस विधि के अंतर्गत अध्यापक कॉपी या स्लेट पर सबसे ऊपर अक्षरों को लिख देता है, उसके नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती हैं। तो इस विधि में क्या जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक शिक्षक होता है वह श्याम पट पर या स्लेट पर ऊपर के जो मेन टॉपिक है, मेन हेड है, उसको लिख देता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो विद्यालय में पढ़ते हैं, तो शिक्षक क्या करता है उनको किसी में आम लिख दिया, किसी में इमली लिख दिया, किसी में फलों के नाम लिख दिए, और फिर बच्चों को यह कहता कि एक काम करो बच्चों कि आप जो है तो इसी को सेम इसी तरह उतारिए। यानी आम है तो आम लिखते जाइए, इमली है तो इमली लिखते जाइए। तो इस तरह क्या करते हैं बच्चे, उसको देख देख कर लिखते हैं ना, वही अनुलेख कहलाता है। फिर अक्षरों को बनाने के लिए कहा, ठीक वैसा ही अगर शिक्षक ने लिख दिया तो फिर बच्चे क्या करेंगे, उसको उसी तरह उतारेंगे। जैसे मान लीजिए शिक्षक ने लिख दिया कि यहाँ पे आम लिख दिया, अब वह बच्चे से बोलेगा, फिर वह बच्चे से बोलेगा कि आप एक काम करो, इसको जो है तो यहाँ पे उतारो। तो वो भी आम लिखेगा, फिर आम लिखेगा। तो इस प्रकार का क्या करेगा, उसकी जो लेखन कौशल है वह सुधार होगा। ठीक है साथियों। फिर इस विधि में बच्चों को ऊपर लिखे वर्ण के अनुपात में उसी जैसा वर्ण बनाना पड़ता है। जैसा शिक्षक ने लिख दिया है वैसा ही छात्रों को भी लिखना पड़ता है। इस विधि के द्वारा बच्चों में वर्ण, यानी इस विधि में क्या है कि बच्चों में वर्ण की, शब्द की, वाक्यों का अभ्यास कराया जाता है। यानी उनको जो है तो पूरा वर्ण का, शब्द का और वाक्यों का अभ्यास कराया जाता है, जिसके कारण वह लेखन कौशल में सुधार
कर सके। ठीक है साथियों, आई होप कि ये आपको समझ में आया गया होगा। इसके बाद हम अगली विधि देखते हैं। तो अगली विधि क्या है साथियों, प्रतिलेख या प्रतिलिपि। प्रतिलेख का मतलब होता है जैसा लिखा है हूबहू वैसा ही उतार देना। तो आप यहाँ पे इसका आशा ही समझ गए होंगे। तो प्रतिलेख का अर्थ होता है लेख की प्रतिलिपि, यानी कोई लेख है उसकी प्रतिलिपि, उसकी 2 कॉपी बनाना ही प्रतिलिपि है। देखकर लिखने को ही प्रतिलेख कहते हैं। जैसे शिक्षक ने बोर्ड में लिख दिया कि राम आम खाता है, राम आम खा के घर जाता है, घर जाने के बाद पानी पीता है, पानी पीते के बाद खाना खाता है, खाना खाने के बाद फिर वो सोता है। तो ऐसा शिक्षक के द्वारा सेम पट पर लिख दिया जाता है। उसके बाद फिर बच्चे क्या करते हैं, उसको लिखते सेम टू सेम उसी का हूबहू उतारते हैं अपनी कॉपी पर या स्लेट पर। इस विधि में शिक्षक बोर्ड पर लिखा हुआ या किताब में लिखा हुआ कोई पैरा बच्चों को अपनी अभ्यास पुस्तक में स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कहता है तथा छात्र किताब या बोर्ड देखकर वाक्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिलेख या प्रतिलिपि का क्या मतलब होता है। कोई निबंध पढ़कर या भाषण सुनकर बाद में उसी अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने शब्दों में लिखना ही प्रतिलेख कहलाता है। जब छात्र पढ़ते हैं, जैसे स्कूलों में जब हम लोग पढ़ते थे कक्षा 4-5 में, तो शिक्षक क्या कि हम लोगों को रफ दे देते थे और एक पाठ दे देते कि आप जो है तो यह पुष्प की अभिलाषा को सेम टू सेम अपनी कॉपी में उतारिए। तो हम लोग क्या करते थे, उसको उसी तरह लिखते। चाहे नहीं मैं सुरमाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं मैं प्रेमी माला वन प्यारी को ललचाऊं, है ना, मुझे छोड़ देना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश झुकाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो उसको हम लिख कर उसी को सेम टू सेम उतारते थे। इसके बाद हम देखेंगे साथियों श्रुत लेख। तो श्रुत लेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो श्रुत का मतलब होता है सुनना, है ना। तो सुनकर लिखने को ही श्रुत लेखन कहा जाता है। श्रुत लेखन मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो यह संस्कृत शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका पर या तख्ती पर लिखता जाता है। सामान्य भाषा में इसे इमला लिखना भी कहा जाता है। इसे लेखन में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो श्रुतलेख आप लोग भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप कक्षा 4-5 में थे तो आपको भी शिक्षक के द्वारा यह बोलकर लिखाया जाता रहा होगा, तो आप भी लिखते रहे होंगे। जैसे हम लोग जब हमारे शिक्षक हम लोग को पढ़ाते थे तो वो एक पाठ ले लेते थे, पाठ में वो क्या है उसको फिर वो बोलते जाते थे और हम लोग अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है तो उसमें लिखते थे। आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हो कि ये जो शिक्षक है यह बुक लेकर पढ़ा रहा और जो छात्र के द्वारा क्या है बैठकर लिखा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम सुलेख। तो सुलेख का मतलब होता है सुंदर। सुलेख शब्द 2 शब्दों से बनकर बना। सु यानी सुंदर, लेख यानी लिखा हुआ, यानी सुंदर लिखा हुआ लेखन ही सुलेख कहलाता है। अतः सुंदर लिखा हुआ लेख ही सुलेख कहलाता है। सुलेख में वर्णों का आकार, दूरी, उचित मात्रा, सुलेख में लिखने का अनुलेखन या प्रतिलेखन, यानी सुलेख में क्या होता है कि वर्णों का सही प्रकार होना चाहिए, है ना, उनकी मात्राएं सही होनी चाहिए। अगर वह आम लिखता है तो बड़ा आ या छोटा मा होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार उसमें क्या है मात्रा, वर्ण, शब्द, वाक्यों का भी उचित ख्याल रखा जाता है और इसे जो है तो अनुलेखन या प्रतिलेखन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमें सुलेख लिखना है तो सुलेख की जो कला सीखना है तो उसके लिए हमें श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना और देखकर लिखना या लिखा हुआ लिखने की कौशल का विकास करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे साथियों, अगर लेखन कौशल को विकास करना है, मान लीजिए एक छात्र है और हम शिक्षक है, आप भी शिक्षक हो गए भविष्य में, तो आप क्या करेंगे कि लेखन छात्रों में लेखन कौशल के विकास के लिए क्या करेंगे, यानी क्या उद्देश्य होने चाहिए जो है तो लेखन कौशल को विकास कर सके। तो पहला कौशल क्या है कि बच्चे लेखन के द्वारा खुद को अभिव्यक्त कर सकें, यानी बच्चों में ऐसी योग्यता का उजागर करना चाहिए कि बच्चे जो हैं तो वह लेखन कौशल के द्वारा खुद की जो अभिव्यक्ति है, यानी अगर उनके मन में कोई अभिव्यक्ति है या विचार है, मान लीजिए उनको पानी पीने जाना है, तो वह कोशिश यह करे कि वह लेखन कौशल के माध्यम से आपको यह अवगत कराने की कोशिश करें कि उनको पानी पीने
जाना है। इसके बाद क्या साथियों कि बच्चे लिखते समय उचित वर्तनी, मुहावरे, है ना, वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग कर सकें। यानी बच्चों में जो है तो लेखन कौशल के साथ साथ उचित वर्तनी यानी शब्दों का उचित उच्चारण कर सकें, वर्तनी सुधार सकें, मुहावरों का प्रयोग कर सकें, लोकोक्तियों का यानी लोकोक्ति का मतलब होता है कोई लोकोक्ति है उसको वह प्रयोग कर सकें, है ना। मुहावरे क्या जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, दूर के ढोल सुहावन लागे, तो ये क्या है मुहावरे हैं। फिर क्या तीसरा पॉइंट क्या है कि बच्चे विभिन्न संदर्भों में अर्थपूर्ण वाक्य लिख सके। अगर शिक्षक के द्वारा बोला जाता है या फिर बोलकर लिखाया जाता है तो छात्रों में ऐसी योग्यता होनी चाहिए या ऐसी योग्यता का विकास करना चाहिए ताकि वह बोले हुए शब्द को आसानी से अर्थपूर्ण वाक्य में लिख सकें। फिर क्या है कि बच्चे अपने अनुभव से रचनात्मक लेख लिख सकें। यानी बच्चों में इतना अनुभव हो जाना चाहिए कि वह अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है तो रचनात्मक लेख लिख सके, यानी वह कोई भी शब्द आसानी से लिख सके। पांचवा क्या है, बच्चे सुंदर व सुडोल लेख लिख सके। बच्चों में ऐसी कौशल विकास करने का ये जो उद्देश्य होता है, इस उद्देश्य के माध्यम से यह उनमें इस कौशल का विकास किया जा सकता है कि बच्चे सुंदर और सुडोल लेख लिखने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करें। फिर लिखते समय बच्चे विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना सीख सके। यानी लिखते समय बच्चों में जो है तो उचित विराम जैसे फुल स्टॉप, अल्प विराम, है ना, पूर्ण विराम, कामा, तो इन शब्द जितने भी जो लेखन कौशल के जो लेखन विधि के जो विराम चिन्ह है उनको सही रूप से सही प्रकार से प्रयोग कर सके। सातवां क्या, बच्चों को विषयानुसार भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना है। यानी एक शिक्षक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों में जो है तो विषय के अनुसार ही भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए विषय शैली क्या है, गद्यांश है, तो गद्यांश की जगह हमें गद्यांश ही पढ़ाना चाहिए, ना कि हमें पद्यांश के बारे में पढ़ाना चाहिए। यानी जैसी स्थिति वैसी ही परिस्थिति बनाना चाहिए। फिर क्या, बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। कुछ बच्चे क्या होते हैं उनको इतिहास या साहित्य के बारे में पढ़ने या सुनने की बड़ी लालसा होती है, तो शिक्षक के द्वारा यह प्रयास करना चाहिए कि शिक्षक जो है तो बच्चों को साहित्य के बारे में या किसी महापुरुष या इतिहास के बारे में भी पढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, जिसके कारण उनमें जो अनुकरण करने की जो प्रक्रिया है वह आसानी से विकसित हो सके। इसके बाद हम देखेंगे साथियों कि बच्चों में लेखन कौशल के विकास की जो विधियाँ, अभी तो हमने उद्देश्य पढ़ा था, अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, विधियाँ। विधियों में क्या, वक्र विधि है, रूपरेखा अनुकरण विधि है ना। फिर क्या, स्वतंत्र अनुकरण विधि है, चित्र विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, पेस्टोलॉजी, जेक्टार्ड विधि, समान आकृति। इसको हम विस्तार से अगले जो आगे की लाइन है उसको हम उसमें हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे साथियों वक्र विधि। तो वक्र विधि जो होती है, इस विधि में बालक को सबसे पहले कुछ रेखाएं खींचनी सिखाई जाती है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, बच्चों को पहले कुछ रेखाएं खींचनी सिखाई जाती है ना। बच्चों में क्या होता है कि कुछ रेखाएं खींचनी सिखाई जाती है कि वो जो है तो रेखा खींचे। जैसे कि रेखा, मान लीजिए रेखा सीधी रेखा हो गई, है ना, खड़ी रेखा हो गई, पड़ी रेखा हो गई, है ना, ये तिरछी रेखा हो गई। तो इस प्रकार की रेखाओं को खींचना सिखाया जाता है। उसके बाद कुछ अलग अलग वक्र बनाने सिखाए जाते हैं, यानी उन्हीं रेखाओं में जोड़कर बच्चों को क्या है कुछ अलग तरीके के वक्र बनाए। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं ये जो रेखाएं हैं, ये क्या है, ऐसे ही रेखाएं पहले खींच के बच्चों में सिखाई जाती है, जिस पर वे अपने मन माने ढंग से रेखाएं खींचते हैं। धीरे धीरे इन रेखाओं व वक्रों से वर्ण बनाना सीख जाते हैं। जैसे पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि आप बनाने की पहले हम इस तरह की रेखा बनवाएंगे, फिर उसको बोलेंगे कि आप इस तरह की रेखा बनाइए और फिर आप इसको जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, छोटा आ, है ना। तो इस प्रकार जो है तो वक्र विधि यानी रेखाएं विधि भी बच्चों में सिखाया जाता है। उसके बाद है साथियों रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण का विधि का मतलब होता है कि कोई भी शब्द या वर्ण लिखा हुआ है उसको जो है तो छात्र के द्वारा सेम टू सेम उसी तरह उतारा जाता है, यानी उसको लेखन किया जाता है। अब हम बात करें इस विधि में, तो यह विधि अत्यंत पुरानी व परंपरागत विधि है। ठीक है, यह विधि कैसी है, पुरानी और परंपरागत, यानी इस विधि का प्रयोग
आज बहुत पुराने समय से ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी महर्षि ऋषि है ना, ऋषि लोग इस विधि का प्रयोग करते थे। यह लेखन अभ्यास के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस विधि में अध्यापक तख्ती पर पेंसिल से वर्ण लिखता है। यानी इस विधि में क्या करता है, एक शिक्षक होता है वह बच्चों के पेंसिल में या पेंसिल से तख्ती में या कॉपी में लिख देता, और उनको यह बोल दिया जाता है कि आप जो है तो इसको देख देख कर लिखिए। सेम टू सेम ये कौन सी विधि है, प्रतिलेपन विधि या प्रतिलेख विधि। बच्चे उस लिखे हुए वर्ण पर कलम चलाते हैं और स्याही फेरते हैं, इससे वे उस वर्ण को उसी अनुपात में बनाना सीख जाते हैं। वर्तमान समय में तख्तियों की जगह अभ्यास पुस्तिकाओं ने ले ली है, लेकिन वर्तमान समय में क्या दुर्भाग्य है कि जो तख्तियों की जगह क्या स्लेटों की जगह अभ्यास पुस्तिकाएं ले ली हैं। जैसे हम लोग के ज़माने में क्या होता है, हम लोग भी स्लेट लेकर ले जाते थे और बत्तियां ले जाते थे और फिर बत्तियां भी खिलते थे। तो स्लेट में क्या कि कोई भी शब्द लिखाया जाता तो हम लोग उसमें लिखते थे। छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं में ऊपर वर्ण लिखे हुए होते हैं तथा उन वर्णों के नीचे छोटी छोटी बिंदुओं के द्वारा वर्ण को बनाया जाता है। बच्चे उन बिंदुओं पर पेंसिल फेरकर उस वर्ण को बनाना सीखते हैं। इस विधि में अध्यापक को पहले छात्रों का हाथ पकड़कर वर्ण की आकृति बनाने में उसकी सहायता की जाती है, करनी चाहिए, बाद में उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यानी जो एक शिक्षक होता है वह बच्चों को पहले हाथ पकड़ के उनको लिखवाने की कोशिश करना चाहिए कि आप इस तरह के वर्ण बनाइए, जिसके कारण आप जो है तो एक अच्छा लेखन कौशल विकसित कर सकते हैं। फिर क्या, स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो इस विधि रूपरेखा अनुकरण विधि जैसी ही होती है। यह विधि कैसी होती है, अनुकरण यानी देखकर या सुनकर या पढ़कर बोलकर लिखने की विधि है अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है सीखना। अगर आप किसी भी विषय वस्तु को सीखते हैं, चाहे वो आप सुनकर सीखे, बोलकर सीखे, देखकर सीखे या कहकर सीखे, तो वह अनुकरण विधि ही कहलाती है। परंतु इसमें छात्रों को स्वतंत्र रूप से लिखना पड़ता है। यानी इसमें जो है तो छात्रों को स्वतंत्र कर दिया जाता है कि आप जो है तो अपने इच्छा अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार इसको लेखन करिए। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक कॉपी या स्लेट पर सबसे ऊपर अक्षरों को लिख देता है, उनके नीचे पंक्तियां रिक्त रहती है। छात्रों को उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षरों को बनाने के लिए कहा जाता है। ये प्रतिलिपि विधि है। एक तरह से ये जो है तो स्वतंत्र अनुकरण ये है कि उसमें दबाव रहता है, यानी उसमें नियम रहता है। इसमें कोई नियम नहीं रहता। आप जो है तो इसको आप जो शिक्षक के द्वारा लिख दिया जाता है, उसके बाद छात्रों को यह कह दिया जाता है कि आप जो है तो इसको देख के सेम टू सेम उतार लीजिए। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसी को देख के उतार लेते। इस विधि में छात्रों को बिंदुनुमा वर्ण नहीं मिलता है ना। इसमें जो बिंदुनुमा है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ण है यहाँ पे, जैसे अंश, तो यहाँ पे ये जो बिंदुनुमा है कंस, यहाँ पे ये जो बिंदुनुमा शब्द है ये छात्रों को नहीं मिलते। इस विधि में बच्चों को ऊपर लिखे वर्ण का अनुपात में उसी जैसा वर्ण बनाना पड़ता है। इस विधि के द्वारा बच्चों में वर्ण शब्द वाक्यों का अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार के लेखन को हम अनुलेख कहते हैं। यानी जैसा शिक्षक के द्वारा अभ्यास पुस्तिका में लिख दिया जाता है तो छात्रों द्वारा सेम टू सेम वही विधि अपनानी पड़ती है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे चित्र विधि। तो इस विधि में सबसे पहले बच्चे को किसी ऐसी चीज़ का चित्र दिखाया जाता है, ऐसी चित्र का दिखाया जाता है जिससे बच्चे पहले से ही परिचित हो। शिक्षक बच्चों से चित्र का नाम पूछते हैं तथा बच्चे का नाम बताते हैं। फिर शिक्षक उस नाम को बोर्ड पर लिखता है तथा उसके वर्णों को बनाकर दिखाता है। बाद में बच्चों से उन वर्णों को बनाने का अभ्यास कराया जाता है। तो यह एक ऐसी चित्र विधि। तो चित्र विधि में क्या करता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो तोता है, तो बच्चों को एक चित्र में तोता बना दिया जाता है। मान लीजिए तो XYZ कोई भी पशु पक्षी को ले लिया जाता है। फिर छात्रों को खड़ा करके उनसे पूछा जाता है कि ये कौन सा पक्षी है ना। इसके पंख, ये पंख है ना, ये गर्दन है, ये कान है, ये सिर है ना, ये पाँव है, ये लकड़ी है। तो इस प्रकार जो है तो पहले एक बार शिक्षक के द्वारा बता दिया जाता है कि ये पाँव है ना, ये सिर है, ये आँख है। फिर बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों आप बताओ, एक एक करके बच्चों को उठाया जाता है और फिर
बच्चों से पूछा जाता है कि यहाँ पे कान कहाँ है, नाक कहाँ है ना, आंखें कहाँ है, चोंच कहाँ है। तो इस प्रकार बच्चे जो है तो एक एक करके इसके बारे में बताते हैं। इसके बाद है एक मॉन्टेसरी विधि। यह सबसे अच्छी विधि है। इस विधि का श्रेय मारिया मॉन्टेसरी की जाता है। तो यह मॉन्टेसरी विधि जो है तो वह एक ऐसी विधि है जिसका निर्माण एक मारिया मॉन्टेसरी महोदया जी के द्वारा किया जाता है। इन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले लकड़ी या गुत्ते में वर्णों के खाने रूप में बनाना चाहिए। अगर हमें बच्चों में लेखन कौशल विकसित करना है, विकास करना है, तो सबसे पहले हम एक गत्ता काट लेते हैं। एक चाहे किसी भी वस्तु के, प्लास्टिक की हो, है ना, लकड़ी की हो, उसमें हम इस प्रकार, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि इस प्रकार जो है उसमें हम बना देते हैं। इस प्रकार हम बना दिए ए, है ना, एच पी, है ना, जेड यू एन, इस प्रकार के हम उसमें कुछ चिन्ह बना देंगे। फिर बच्चों को इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो और इसी में जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम ए बनवा दिए, बी बनवा दिए, सी, तो इसी तरह जो है तो एक गत्ता बना दिया जाता है, उसमें खांचे बना दिए जाते हैं और उन खांचों को बच्चों को दे दिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं, उसी खांचे में रख के उसको उसी रूप में उतारते जाते हैं। तो यह सबसे अच्छी विधि है। इससे बच्चों में क्या कि वह बच्चे उंगलियां फेरना, है ना, स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कहा जाता है। इसके बाद अभ्यास के बाद बालक स्वतंत्र रूप से गत्ते व लकड़ी के वर्गों में बिना लिखना ही प्रारंभ कर देता है। यानी कुछ समय बाद जब बच्चे अभ्यास करते करते निपुण हो जाते हैं तो वह फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर वह अपने आप ही लिखने में सक्षम हो जाते हैं। फिर एक है पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि में लकड़ी व प्लास्टिक आदि से बने वर्गों के टुकड़ों को संकलित किया जाता है। यानी इस विधि में क्या किया जाता है, प्लास्टिक और लकड़ी से बने जो आकृतियां होती हैं, जो वर्ण या शब्दों की आकृतियां होती हैं, उनको एकत्रित कर लिया जाता है। जैसे अलग अलग टुकड़े, इन टुकड़ों पर रेखा वृत्त, अर्धवृत्त या कुछ भी चिन्हात्मक वर्ण बने होते हैं। छात्र किसी वर्ण को देखकर टुकड़ों को ढूंढकर और उन्हें जोड़कर वैसा ही वर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छात्र जो है कौन है, ये इस छात्र को दे दिया जाए कि आप इसको ले लीजिए, फिर आप इसकी का जो प्रतिरूप है आप उसको ढूंढिए, तो फिर वो इसको ढूंढेगा और इसको दोनों को जोड़ के ये बना देगा। तो इस प्रकार जो है तो छात्रों को यह कहा जाता है कि आप जो है तो इससे संबंधित वर्णों को ढूंढिए और सेम टू सेम मिलाकर उसी तरह बनाई, जिस तरह आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये इस प्रकार। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखेंगे साथियों जैकटॉट विधि। तो जैकटॉट विधि, तो इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षक बोर्ड पर कोई वाक्य लिख देता है। शिक्षक बोर्ड पर कोई वाक्य लिख देता है तथा बच्चे को उस वाक्य को उसी अभ्यास पुस्तक में लिखने के लिए कहता है। तो ये सेम टू सेम वही अनुकरण या प्रतिलेख विधि है कि शिक्षक के द्वारा बोर्ड में कुछ वाक्य लिख दिए गए, जैसे राम बाजार जा रहा है। अब बच्चों से यह कह दिया जाता है कि बच्चे आप जो है तो इसको सेम टू सेम हूबहू उसी रूप में लिखिए जिस रूप में यह लिखा है। तो यह कैसी विधि है, जैकटॉट विधि। बच्चे बोर्ड पर लिखे उस वाक्य का एक एक शब्द देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। उसके बाद बच्चे शिक्षक उन्हें उनके वाक्य को बोर्ड पर लिखे वाक्य से मिलान के लिए कहता है और शिक्षक फिर यह जब वह लिख लेते हैं तो शिक्षक द्वारा कहा जाता है कि आप जो है तो इसको जो बोर्ड में लिखा हुआ वाक्य है उससे मिलान कीजिए। छात्र अपनी कॉपी पर लिखे हुए वाक्य को बोर्ड पर लिखे हुए वाक्य के साथ मिलान करते हैं और छात्र क्या करते हैं, वह अपने लिखे हुए जो वाक्य है उनको बोर्ड पर लिखे हुए वाक्य से मिलान करते हैं। अगर वाक्य में कोई कमी मिलती है तो उसे सही करने का प्रयास करते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, गलती करना ये प्राकृतिक है ना। भगवान ने ही हमें गलती करने के लिए
क्योंकि वो ऐसी अवस्था ही होती है जो बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था तक जो है तो बच्चे गलतियाँ करते रहते हैं। बाद में शिक्षक उन वाक्यों को बिना देखे लिखने के लिए कहता है, और फिर इसके बाद क्या, जब बच्चे सीख जाते हैं तो शिक्षक यह कहता है कि बच्चों आप जो है तो इसको बिना देख के ही लिखो। छात्र वाक्यों को स्मरण करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं और तथा लिखने के बाद बोर्ड पर लिखे वाक्य से मिलाते हैं। तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि अभ्यास पुस्तिका में उसको बिना देखे अपनी स्मरण शक्ति में उसको संग्रहित कर लेते हैं, और उसके बाद जो है तो बच्चे उसको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं और लिखे हुए वाक्य को एक बार पुनः जो है तो बोर्ड में लिखे वाक्य से मिलाते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें बालक को स्वयं में सुधार करने का अवसर मिलता है। तो इस विधि के माध्यम से क्या कि बालक जो है तो स्वयं की योग्यता पर सुधार कर सकता है। और फिर ये हमारा जो लास्ट का सेशन है, लास्ट का जो विषय है वो भाग है कि समान आकृति समूह विधि। इस विधि में वर्गों के कुछ समूहों को विभाजित कर दिया जाता तथा एक समूह के वर्गों को एक साथ लिखना सिखाया जाता। इस विधि में थोड़े से प्रयास से छात्रों में यह अनुभव होने लगता है उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस विधि में वर्गों को कुछ समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी जैसे एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया छोटा बड़ा ऊ औ, एक ये एक ये एक ये। तो ये इस प्रकार के समूहों में जो है तो वर्णों को क्या कर डिवाइड कर दिया, बांट दिया जाता है, और उसके बाद छात्रों को यह कहा जाता है कि आप इसको जो है तो देखकर लिखिए और अनुकरण करिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी साथियों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप को कहाँ तक समझ में आया कमेंट करके बताइए। और हर वीडियो की जो है तो चाहे वो MPT वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, आप जो है तो अपनी तैयारी कर सकते हैं और करिए। आपको जो है तो वीडियो में प्लेलिस्ट मैंने सारे विषयों की बना दी है, पर्यावरण की, बाल विकास की, हिंदी की, संस्कृत की, है ना, गणित, पेडागोजी की। तो उसको है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।